जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम का वादा किया था। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कहा था कि ऐसा मत करो। तब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो अब जब जारी किया है तो इस स्कीम पर बात करने को तैयार नहीं, अभी बात करने को प्रीमैच्योर माना है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र ने फाइनेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, अभी इस पर बात करना प्रीमैच्योर होगा। They were greedy to get that money which was sent in the name of NPS contribution to the central pool. That doesn't go into the consolidated fund of India. That goes to a central pool which holds the money. And for them to even further ask, send that money back to the government here in Rajasthan. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने डीडवाना जिले के परबतसर में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में भारत को मान सम्मान दिला रहे हैं, ऐसा विकसित भारत बना रहे हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्माण करेगा। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा को समर्थन देने की अपील की। उसके बाद तो गारंटी हम सब लोग ले रहे हैं कि ज्योति जी तो काम करेंगी ही करेंगी। रामनवमी से एक दिन पहले राजधानी जयपुर में भगवा झंडे और धार्मिक चिन्ह हटाए जाने को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सिविल लाइंस से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव अभिकर्ता की शिकायत पर हेरिटेज नगर निगम द्वारा भगवा झंडों और भगवान राम की तस्वीरों को कचरे वाली गाड़ी में डालकर हटाया जाना हिंदू आस्था पर प्रहार है। इससे जनता में काफी आक्रोश है और ये कार्रवाई संविधान के खिलाफ है। प्रतीक चिन्ह जो कि रामनवमी को समारोहित करते हैं, उनको हटा करके गाड़ी में डाल करके जिस तरह से लेकर के गए, जिन गाड़ियों के अंदर कचरा भरा जाता है, उन गाड़ियों के अंदर राम जी की फोटोओं को लेकर के गए, इससे बहुत जयपुर के लोग आहत हैं। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस मजाक करती है, कभी राम सेतु को काल्पनिक बताती है, कभी कहती है राम मंदिर से हमारा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे सिद्धार्थ शंकर रे राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद के पक्ष के अंदर कोर्ट के अंदर जाकर के खड़े होते हैं और अब ये रामनवमी मनाने के ऊपर आपत्ति कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने IGPRS में ट्रेनिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान से जुड़ी सभी बारीकियों से अवगत कराया गया, साथ ही लाइव डेमो के जरिए EVM का प्रशिक्षण दिया गया। प्रवीण गुप्ता ने ट्रेनिंग ले रहे परीक्षणार्थियों से मतदान प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी पूछे और कहा कि सभी आशंकाओं का समाधान यहां करके ही जाएं, ताकि मतदान के दिन किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब मतदान दलों की सहूलियत के लिए चुनाव आयोग की निर्देशिका की बुकलेट दी जाती है। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रवीण गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कम नेटवर्क कवरेज वाले केंद्रों की संख्या 450 से घटकर 221 रह गई है। वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं जिससे मतदान में दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेनिंग को हम लोग हैंड्स ऑन EVM का भी किस तरह से कमीशनिंग करनी है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम है जो कि स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं। तो लगातार ये हम लोग इनको पॉडकास्ट भी देंगे अंत में, जो कि ये जब जाएंगे बस में तो उनको ये पता हो कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग के तहत जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 96.78% और जयपुर ग्रामीण में 97.81% 85 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं 40% से ज्यादा दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जयपुर के दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 7,601 में से 7,397 मतदाताओं ने होम वोटिंग के तहत मतदान किया। दोनों निर्वाचन क्षेत्र में कुल 67 मतदाताओं का निधन होने के कारण और 137 मतदाता घर पर अनुपस्थित होने से होम वोटिंग के तहत मतदान नहीं कर पाए। इसके साथ ही दौसा लोकसभा क्षेत्र के बस्सी विधानसभा क्षेत्र में
643 में से 632 और चाकसू विधानसभा क्षेत्र में 257 में से 247 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सीकर लोकसभा क्षेत्र में शामिल चौमो विधानसभा क्षेत्र में 526 में से 508 मतदाताओं ने अपने घर से ही मतदान की सुविधा का लाभ उठाया। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने जयपुर के चाकसू में रामपुरा गांव में महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्तियों का अनावरण किया। सैनी समाज बालिका छात्रावास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सैनी समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपना जीवन समाज की शिक्षित व्यवस्था को मजबूत करने में लगा दिया। फुले दंपत्ति के लंबे संघर्ष के बाद समाज में शिक्षा का उत्थान हुआ। गहलोत ने विद्यार्थियों को पारिवारिक संस्कार देकर अच्छा नागरिक बनाने की अपील की। इस दौरान विधायक रामावतार बैरवा ने फुले दंपत्ति के जीवन पर प्रकाश डाला। कल 17 अप्रैल को समारोह स्थल पर सैनी समाज के 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब शिक्षा विभाग में पूर्व सैनिक अब अध्यापक बनेंगे और वो भी केवल मेरिट और आरक्षण के आधार पर। दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान इस घोषणा के साथ कहा कि मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि पूर्व सैनिकों की योग्यता को राजस्थान बीएड के समकक्ष मानने का प्रस्ताव तैयार करके मसौदा शीघ्र मुख्यमंत्री के पास भेजने का प्रस्ताव तैयार करें। दिलावर ने इसके साथ ही वीरांगनाओं और सैनिक शहीद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के मसलों में भी शीघ्र नए कानून बनाने की बात कही। मैंने सख्त आदेश दे दिया मेरे अधिकारियों को, कुछ भी हो उसको बराबर मानना पड़ेगा और भूतपूर्व सैनिकों को बीएड के बराबर मान करके हम मेरिट से नौकरी देंगे। मेरिट से नौकरी देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो उनका आरक्षण है वो भी पूरी देंगे, मेरिट से पूरी देंगे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं, सारे सैनिकों के पास मेरी बात पहुंचा दीजिए। अगली खबर अलवर से है। बगड़ थाना क्षेत्र में दलित समाज के नाबालिग युवती का अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया। नेव समाज के युवक पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का आरोप लगाया गया। युवती के पिता ने बेटी के नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी। पीड़ित पिता ने मेव समाज के युवक पर नाबालिग बेटी का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने और यौन शोषण का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक 13 अप्रैल को नाबालिग बेटी बड़ौदा मेव बाजार में पायल ठीक करवाने के लिए नकदी लेकर गई थी। वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। बाद में पता चला कि आरोपी साबिर नाबालिग बेटी का अपहरण करके ले गया, धर्म परिवर्तन करवा कर निकाह कर लिया। पीड़ित पिता ने थाने में अपहरण, पोक्सो, यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित परिवार के साथ दलित समाज के लोगों ने रामगढ़ डीएसपी से न्याय की गुहार लगाई। डीएसपी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। पंद्रह 4/2024 को थाना बगड़ तिराया में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें परिवादी ने बताया है कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 13/4 को घर से बड़ौदा में के लिए निकली थी, जो वापस नहीं आई है। परिवादी के पिता की रिपोर्ट पर कल ही मुकदमा दर्ज कर 363, 367 ए 376 और पोक्सो में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उसको रास्ते में किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में हमने ढूंढा था, वो उनके घर पे गए थे हम। मेवो का लड़का है, साबिर नाम का है। तो उनके घर वालों ने बोला कि हम तुम्हारी लड़की को कल 12 या 11 बजे तक ला के दे देंगे। फिर हमने उनके पास में उनने जवाब दिया कि हमारे पास कोई लड़की नहीं है। ये लव जिहाद के तहत एक दलित लड़की को यहाँ से भगा कर ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती उससे शादी की, धर्म परिवर्तन करवाया और इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है। ये एक नाबालिग लड़की है रामगढ़ क्षेत्र की, और उसका अपहरण करके नहीं लोग 13 तारीख को ले गए और उसका अपहरण करने के पश्चात उसका धर्म परिवर्तन करके उसकी शादी कर ली और उसको अपने पास रखे हुए हैं। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र के गादुवास गांव में दबंगों ने बागरिया समाज के सामाजिक कार्यक्रम में 50 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में 12 में से ज्यादा महिला, पुरुष और बच्चे घायल हो गए। घायलों को आरके जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमले के दौरान उन्होंने जान बचाने के लिए पुलिस को फोन किया। सूचना के बावजूद कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। पीड़ितों ने बताया कि बागरिया समाज के सत्संग कार्यक्रम के बाद सुबह भोजन प्रसादी का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ दबंगों ने लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। पीड़ितों ने जंगल में भागकर जान बचाई। पुलिस का कहना है कि बागरिया समाज के युवकों ने भील समाज के व्यक्ति से मारपीट की थी। घायल का उदयपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। बागरिया समाज के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। हमारे घर के पास कोई दारू का ठेका है। हर दिन लड़ाई झगड़ा होती है। भील राजपूत दारू पी करके रात झगड़ा करते थे। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। सर, इनको सुबह बहादुर सिंह जी सरपंच और कई 10-15 आदमी हमारे घर पर आए। हमारे घर पर हमारे को जान से मारने का हमला किया। खाना भोजन सारे को बिगाड़ दिया। गाड़ी घोड़ा टेम्पू सारे साधन को तोड़ दिया। मैं जहाँ सत्संग थी वहाँ फरारमात गादूबास, तो वहाँ मैंने बुलाया संतों ने। मैं वहाँ गए तो आकर वे 4 तो लड़का है वही बहादुर सिंह का, और वे बहादुर सिंह जी और लठ लेके हमारी समाज को बहुत ठोका और गर्दनी को ठोका। सब वो सामान था 2 लाख का, उसने उल्टा करके दाल, नुगती, पूरी सब ढोल दी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, यूपीएससी 2023 के परिणाम में कमलेश कुमावत ने 653वीं रैंक हासिल की। बेंगू के बर्दियावास गांव के कमलेश कुमावत ने नाम रोशन किया। कमलेश कुमावत को 6ठी बार में कामयाबी मिली। परिजनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर शुभकामनाएं दी। कमलेश कुमावत ने मां नाथी बाई को सफलता का श्रेय दिया। बीकानेर की बेटी खुशहाली सोलंकी ने यूपीएससी एग्जाम में 61वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार में खुशियां बिखेर दी। उनके माता पिता दोनों इंजीनियर्स हैं। पिता राजेश अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद भावुक भी नजर आए। वहीं मां संगीता सोलंकी ने कहा कि बेटी की सफलता पर गर्व है। खास बात यह कि खुशहाली ने ऑनलाइन ही परीक्षा की तैयारी कर सफलता हासिल की है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने खुशहाली और उनके माता पिता से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सबसे बड़ी परीक्षा माने जाने वाले यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और बीकानेर की बेटी खुशहाली ने 61वीं रैंक हासिल की है। इनके माता पिता दोनों इंजीनियर हैं, यानी इंजीनियर्स की बेटी कलेक्टर आईएएस हो गई है। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? पहले हम मंदिर जाएंगे एंड आई विल थैंक माय पेरेंट्स बिकॉज उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है एट एवरी स्टेप, तो दे हैव बीन माय रोल मॉडल। सपना देखने से साकार होने तक का ये सफ़र, थोड़ी सी कहानी, थोड़ी सी बातें समझना चाहेंगे। सपना देखा तो बहुत पहले था और फिर बीटेक करी थी एंड उसके बाद में स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई 3rd ईयर से ही, और फिर पहला अटेम्प्ट 2 साल पढ़ाई करने के बाद दिया था। पर जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर पापा ने मोटिवेट किया था वापस से करने के लिए एंड फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो काफ़ी आगे इंटरव्यू भी दिया पर फाइनल नहीं हो पाया था। फिर पापा मम्मी दोनों ने फोर्स किया कि एक बार और कर लेते हैं, तो पापा मम्मी ने ही बोला कि भले 6 अटेम्प्ट लग जाए, गिव अप नहीं करना, मतलब गिव अप नहीं करना, 6th में होगा पर होगा ज़रूर, तो इसलिए वापस से ट्राई करा था 3rd के लिए। क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना, इसमें कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेट करना, आपने भी क्या इंस्टा, फेसबुक, रील सब चलता रहा साथ साथ? हाँ, ये सब चीज़ें चलती थी बट इनको किस तरह से यूज़ करना है वो चेंज हो गया था। इंस्टाग्राम का मैंने यूज़ किया था अपनी बैडमिंटन की प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि उसको मैंने इंटरव्यू डैफ में भरा था, तो जो क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते थे वो जो BAI है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनका पेज फॉलो करके बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो यूज़ करने पर है कि इंस्टाग्राम यूज़ कैसे करना है। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कई बार परिणाम आशानुकूल नहीं भी आता है, तो क्या संदेश आपका है? कि ट्राई करना कभी मत छोड़ना, बिकॉज जो होना है वो इट्स ऑलरेडी रिटन, बट वो कौन से टाइम में मिलने वाला है वो हम खुद ही हमारी मेहनत से ही
होगा। निश्चित तौर पर बड़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप। बॉस भी हो सकती हैं कभी? बिल्कुल हो सकती है, और अब मैं चाहूँगी कि ये यहाँ की कलेक्टर बन के आए और हम इसके अंडर में काम करें। तो क्या जब तैयारी करी थी लग रहा था कि आईएएस में हो ही जाएगा? हाँ, ये श्योर था कि आईएएस में होगा, लेकिन 61 रैंक आएगी, इसकी ये सुन के बहुत अच्छा लगा। देखिए, माँ बेटी की सफलता पर खुश हो ही रहे हैं, लेकिन पिता भी पीछे नहीं हैं। आपको रोल मॉडल बता रही थी, कह रही थी जब थोड़ा सा डिप्रेशन एक तरह से था तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे आप, तो क्या किस तरह से देखते हैं आज इस सफलता को आप? सर अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उम्मीद थी होगा, और मैं मतलब 2 दिन से इसी उसमें था कि होएगा। तो खुशहाली ने खूब खुशियाँ दे दी? सर बहुत खुशियाँ देती। तो देखिए, एक पिता के लिए बहुत ही, माता पिता के लिए, परिवारजन के लिए बहुत ही गौरव का क्षण, बेहद जो है भावुक भी हैं और खुश भी हैं। खुशहाली ने बेहतरीन मौका एक तरह से परिवार को दिया है। 61वीं रैंक आई हैं, आईएएस बनेंगी वो, और उन्होंने कहा भी है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। देखिए, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, कड़ी मेहनत ही सफलता का राज है। आईएएस 2023 का रिजल्ट आज घोषित किया गया, जिसमें जयपुर की पुरुराज सिंह सोलंकी ने पूरे देश में अपने माता पिता और राजस्थान का नाम रोशन किया और 21वीं रैंक प्राप्त की। पुरुराज ने बताया कि ये उनका सेकंड अटेम्प्ट था और कहा कि उनकी मामा ने आईएएस की तैयारी की थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके मामा का देखा हुआ सपना उन्होंने पूरा किया है। पुरुराज ने अपने पूरे परिवार को अपनी सफलता का श्रेय दिया। वो कहते हैं ना कि मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता है, उसके लिए सिर्फ आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं पुरुराज सिंह सोलंकी, जिनकी आईएएस 2023 में 21वीं रैंक आई है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना मुश्किल रहा सफ़र और कैसा लग रहा है उनको। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम, ये मोमेंट लाइफ लॉन्ग मेरे लिए अचीवमेंट रहने वाला है, और अभी काफ़ी जर्नी कवर करनी बाकी है, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत है। लेकिन मैं अपने लेवल पे और फैमिली के लेवल पे इस मोमेंट को चेरिश कर रहा हूँ। और कब से आपने सोचा कि आप आईएएस का एग्ज़ाम देने की, कब आपने सोची और कब से आपने तैयारी शुरू की? मैम, ये आइडिया मेरे माइंड में और फैमिली के माइंड में काफ़ी टाइम से था, स्कूल टाइम से ही था, लेकिन मैंने इसको सीरियस थॉट प्लेसमेंट और उसके बाद से ही देना शुरू किया। और आप ये अपनी सफलता का जो श्रेय है ये किसको देना चाहेंगे? मैम, अल्टीमेटली ये सक्सेस तभी हो पाई है जब मेरे पेरेंट्स ने, ब्रदर ने और मेरे जो भी मेंटर्स रहे हैं, राइट फ्रॉम स्कूल डेज टिल माय आईआईटी एंड देन आफ्टर इन द यूपीएससी जर्नी, सभी को श्रेय जाता है। तो और मेरी जो हार्ड वर्क है वो शायद मेरे इंडिविजुअल लेवल पे पॉसिबल भी नहीं हो पाता अगर ये लोग मेरे साथ नहीं होते। तो हमारे जो वो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, और स्पेशली इंटरव्यू में बहुत सारे लोग रह जाते हैं, तो क्या उनको क्या बोलना चाहेंगे उनको, और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए? मैम, जैसे जैसे हम इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ते हैं तो फेलियर का जो दुख होता है वो बढ़ता चला जाता है, और अभी मैं समझ सकता हूँ कि इंटरव्यू में जो अभी पास नहीं हुए होंगे उन्हें कितना दुख हो रहा होगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको फर्स्ट इंडिया के परिवार की तरफ से। और हमारे साथ इनके माता पिता भी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी है, कैसा लग रहा है सर आपको? और अब देखिए, अचीवमेंट जब मिलता है तो सबसे बड़ी बात है कि उसकी मेहनत जो है ना उसको एक अंजाम मिला है, एक्चुअल में उसको वैल्यू मिली है। और बच्चे की मेहनत थी, चूँकि शुरू से इनबिल्ड हमने जब इसको बचपन से देखा, और बचपन से मेरे पास अभी भी इसकी जो लिखावट जो है ना, मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है इसके। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैसा लग रहा है आपको? और जब ये तैयारी कर रहे थे तब आपको लग रहा था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी और क्या क्लियर कर पाएंगे ये? देखिए, रैंक का तो इतना आइडिया नहीं था, लेकिन ये जिस हिसाब से मेहनत कर रहे थे तो ये ज़रूर विश्वास था कि एक ना एक दिन ये ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो जो अपना लक्ष्य बनाया था, पहले जैसे एनटीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद ये आईआईटी में फर्स्ट अटैम्प्ट में गए, और जो इन्होंने सोचा वो किया, क्योंकि ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। तो ये ज़रूर था कि है ना, मेहनत इनकी सफल होगी, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये आइडिया नहीं था। रैंक का नहीं था, रैंक तो इन्होंने बहुत अच्छा, अनबिलीवेबल है। तो सुना आपने, ये इनके माता पिता थे, और वो कहते हैं ना कि ऊपर तो भगवान होते हैं लेकिन नीचे सिर्फ हमारे माता पिता होते हैं जो हमारा साथ देते हैं और हमारी खुशी में खुश होते हैं। और जो
सफलता होती है वो कड़ी मेहनत ही मांगती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कैमरामैन राकेश के साथ छवि फौजदार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग की 2023 मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। इसमें श्री गंगानगर की पूर्वी गुप्ता ने 213वीं रैंक हासिल करना केवल अपने परिवार का बल्कि श्री गंगानगर जिले का नाम रोशन किया। पूर्वी गुप्ता की इस सफलता के बाद पूरे परिवार में खुशी छाई है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिज़ल्ट देखते ही बहुत खुशी थी और सबने बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो बहुत अच्छा खुशी का माहौल बना हुआ है। और इस जर्नी थोड़ी लंबी रही है, अप्स एंड डाउन से भरी रही है, बट जब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो वो जर्नी अपने आप अच्छी लगती है। माई ड्रीम कम्स ट्रू। ठीक है, मेरा ड्रीम था कि मेरी बच्ची कुछ ज़िंदगी में कुछ हासिल करे, उसने वो करके दिखा दिया। बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। आज जो बच्चे ने मतलब कि हासिल किया है वो कामयाबी, उस दिन का आंखों भर इंतज़ार था, हर पल इंतज़ार था कि आज रिज़ल्ट आएगा, आज रिज़ल्ट आएगा। वो पल आए, खुशियों का पल आज वो आ ही गया है। के थाना गाजी कस्बा निवासी देवेश पाराशर ने भारतीय पुलिस सेवा में 517वीं रैंक हासिल की है और देश में थाना गाजी का नाम रोशन किया। देवेश 12वीं पास करने के बाद IPS बनने का सपना लेकर जयपुर और दिल्ली चले गए थे और दिल्ली में रहकर तैयारी की। अब देवेश पाराशर ने 517वीं रैंक हासिल की। देवेश के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी आज देश के युवा हैं वो और सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ करके या फिर जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं उनको छोड़ करके कुछ ऐसी प्रोडक्टिव उसमें लाइन में जाएं ताकि हम खुद के साथ साथ कंट्री को भी अच्छी तरीके से हम सर्व कर पाएँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये काफ़ी खूब मेहनत करा था, ये वक्त अपना मुझे मतलब मेरे से ज़्यादा खुशी पूरे गांव के खुशी हुई है। जो बेटे ने मेहनत की उसको मैं क्रेडिट देता ही हूँ, लेकिन जो मेरे साथ इस संघर्ष में लगे रहे, मेरे ग्रामवासी, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंब के लोग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बेटे ने बहुत मेहनत की और इसके लिए मैं प्रभु को सबसे बड़ा वो मानता हूं जो कि उसको सफलता दिलाई। यूपीएससी 2023 के परीक्षा परिणाम में बालोतरा के विजय राघव गोयल ने 229वीं रैंक हासिल की। विजय राघव गोयल की सफलता पर परिजनों में खुशी का माहौल है। 200 रिश्तेदारों ने विजय राघव गोयल के घर जाकर मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर यूपीएससी 2023 में 229वीं रैंक हासिल करने वाले विजय राघव गोयल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी बंशी चौधरी ने। यूपीएससी सिविल सर्विस का आज रिजल्ट जारी हुआ है और बालोतरा के होनहार छात्र विजय राघव गोयल का 229वीं रैंक पर चयन हुआ है और पूरे परिवार में खुशी की माहौल है और कई सारे मित्रगण हैं, आसपास के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सारे उनके परिवार को आकर बधाइयां दे रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। मेरे साथ उनका पूरा परिवार है और उनके रिश्तेदार हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से विजय ने जो ये पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद में आज इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। रजब, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको, आपका बेटे का यूपीएससी में चयन हुआ है। जी, ये तो प्रभु की कृपा है और बच्चे की मेहनत है जो आज इस स्तर पे उसकी चयन हुआ है। किस तरीके से पहला सबसे पहली खुशी कैसे मिली, कैसे सूचना मिली कि मेरे बेटे का चयन हो गया आज? नहीं, आज वैसे रिजल्ट आने की उम्मीद थी, फिर बच्चे का ही फोन आया कि पापा मेरा चयन हो गया है और 229 रैंक से मैं निकला हूँ। बहुत खुशी हुई। हम उसी का इंतजार कर रहे थे जैसे कि हमको मन की मुराद मिल गई। कब से इंतजार था, कब से तैयारी कर रहे थे विजय? इसको तैयारी करते हुए तो 4 साल हो गए, चौथी साल है इसको यूपीएससी की तैयारी करते हुए और एक दो हर बार ये प्रीलिम्स तक क्लियर करी है, दूसरी बार ये इंटरव्यू में आया है और अब भगवान ने इसको सक्सेस किया है। सही। इनकी माताजी भी है, काफी खुश नजर आ रहे हैं आज। हाँ, बहुत खुशी है। किस तरीके से आपने खुशी को इजहार किया? हमने मिठाइयाँ बांट कर और खाकर सबको बधाइयाँ देकर। अड़ोस पड़ोस वाले भी आ रहे हैं आज? हाँ, पेड़ वाले और ससुराल वाले सब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बधाई दे रहे हैं। किस तरीके से तैयारी करते थे घर पे पढ़ाई करने के बाद? वो पूरे दिन पढ़ाई करता था, बस खाने के लिए नीचे आता था। यहीं पढ़ाई की? हाँ, 3 साल हुए यहीं है कोरोना के बाद में। अच्छा,
पहले दिल्ली था और अब कोरोना के बाद में बालोतरा ही है। निश्चय बहुत मजबूत है। यदि कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय से कोई भी पढ़ाई करे तो सफलता अवश्य हासिल हो सकती है। इसी तरीके से बालोतरा के राघु ने भी पूरा प्रयास किया और 229वीं रैंक से पूरे देश में सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोतरा से बंसी चौधरी। यूपीएससी परीक्षा 2023 के परिणाम में जोधपुर की बेटी कृष्णा जोशी ने 73वीं रैंक हासिल की। सरकारी अधिवक्ता अनिल जोशी की बेटी कृष्णा जोशी के परीक्षा में सफल होने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कृष्णा जोशी ने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। कृष्णा जोशी का कहना है कि नियमित रूप से 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसे सफलता मिली है। कृष्णा ने स्कूली पढ़ाई जोधपुर के सेंट पैट्रिक स्कूल से की, फिर दिल्ली के श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन की, बाद में दिल्ली में ही आईएएस की तैयारी की। आज दुर्गाष्टमी का पर्व है। पूरे देश भर में माँ दुर्गा की पूजा हो रही है और उस पूजा के साथ साथ कन्याओं को भोजन भी कराया जा रहा है। एक ऐसा परिवार जो शुरू से इन्हीं संस्कृतियों में, इन्हीं परंपराओं में और इन संस्कारों में बड़ा हुआ, और यही वजह रही कि एक अनुशासक परिणाम जिस तरीके से मनमोहन जोशी की पोती और कमला जोशी की पोती जिन्होंने अनिल जोशी के पिता हैं, उनका पूरे परिवार का नाम रोशन किया। कृष्णा जोशी ने आईएएस में 73वीं रैंक हासिल की है पूरे देश भर में। ऐसे में खुशी होना लाजमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है 18 घंटे तक पढ़ना, खुद पर आत्मविश्वास होना, परिवार के जो आंखों में सपने हैं उनको पूरा करना। और समझा जा सकता है कि ये जो बूढ़ी आंखें हैं मुस्कुरा उठी हैं। माँ जो है जन्मदात्री हैं, चाहे भाई हमेशा साथ देने वाला है, और जो कहते हैं कि पिता बहुत सख्त होते हैं, लेकिन उस सख्ती के पीछे जो छुपा प्यार है वो इस तरीके से सामने है, किसी ने सोचा नहीं। दादी जी से बात कर ले, कितनी खुशी होती है आपको? बहुत खुशी है मेरे को बराबर। ये पोती पास हुई है उसकी बहुत खुशी है, मेहनत उसकी सफल रही बराबर एकदम। और भगवान की तो कृपा है ही श्रीनाथ जी की, लेकिन मेरी भी बहुत आशीर्वाद था उसको। मैं उत्साह देती थी हमेशा कि भाई तू जरूर मेहनत करती है तो पास होगी बराबर। अनिल जी, आप तो कोर्ट में व्यस्त रहते थे, फरीक और पक्षकार और जज और फैसले और उसमें, लेकिन फिर भी आपने बच्चों पे ध्यान दिया, संस्कार की बात कहें, और जो आपने संस्कार डाले उसका परिणाम है। बिल्कुल, हमारे आशीर्वाद दादी जी का है, उसके दादाजी की पूरी ब्लेसिंग है उसके साथ, और उसी के अनुसार अनुशासित वो जीवन जी रही थी और अनुशासन के अनुसार उसने पढ़ाई की। और उसने कहा पापा मेरे को फ्री होके पढ़ने दो, आप कोई भी घर में फंक्शन हो, कुछ भी हो, मैं आऊँ नहीं आऊँ, कोई आप किसी बारे में कुछ मत कहना, मैं आपको रिजल्ट ला के दूंगी। और वो आज रिजल्ट उसने ला के दिया। अष्टमी के दिन माँ क्या कहती है? आपको लगता था कि माँ की आप पूरी पूजा, सावरे सेठ की पूजा करते थे, ऐसा परिणाम आएगा? बिल्कुल, पूरी विश्वास था। उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ठीक है, खुशी के आंसू भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि बेटियां जो होती है वो केवल एक परिवार नहीं पूरा समाज रोशन करती है। किया है उसने और करती भी है और करेगी। आप तो भाई हैं, आपकी बहन अब कलेक्टर बन गए, लेकिन जोधपुर में पोस्टेड नहीं हो पाएगी, बाकी सब जगह कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी की बात है, और इसी ओकेज़न को हम बहुत ही खुशी से मना रहे हैं आज कि वो आईएएस बनी है। तो देख सकते हैं कि सुखवंत सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, खुशी की तस्वीर है, कामयाबी की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नियम और प्रावधान है उसके तहत गृह जिला नहीं मिलता है, लेकिन कई बार जो टॉप कर लेते हैं उनको गृह जिला भी मिलता है। हम भी यही दुआ करते हैं कि वो अपने शहर में आए, इस शहर की कलेक्टर बने और लोगों में एक संदेश दे, और कम से कम यहाँ जो यूथ हैं जो भटक जाते हैं उनको राह दिखाएं, और एक ऐसी राह दिखाएं कि वो कृष्णा जोशी के पीछे पीछे उसी राह पर चल पड़े। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। एसीएस गृह आनंद कुमार के बेटे विनायक कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा में देश भर में 180वीं रैंक हासिल की। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विनायक ने पहली बार में ही सिविल सेवा की परीक्षा पास की। विनायक कुमार अपनी सफलता का पूरा श्रेय पिता आनंद कुमार की प्रेरणा और नियमित 8 से 10 घंटे पढ़ाई को मानते हैं। इस मौके पर विनायक कुमार से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने। विनायक कुमार की 180वीं रैंक भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में आई है, और हमारे साथ मुखातिब हैं जो विनायक कुमार, जो कि जो ग्रे एसीज आनंद कुमार उनके सुपुत्र हैं, और उनको पूरे विस्तार से बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी, कैसे तैयारी की आपने और क्या लक्ष्य लेके चले। मैंने मेरे लिए घर पे रह के ही तैयारी करी है, और मेरा वही था कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। शुरुआत में लगता था कि चलो एक बार दे के देखते हैं, बट
फैमिली ने सब कहा कि जो दे रहे हो अटेम्प्ट उसको पूरी तरीके से दो, तो फिर मैंने पूरा जितनी एफर्ट में डाल सकता था मैंने उससे सब डाला। तो पहले प्रयास में ही आपको ये बड़ी सफलता मिली, तो कितना रोल मानते हैं अपने पिताजी का? क्योंकि आप दिन प्रतिदिन देखते होंगे उनकी वर्किंग और पूरा वर्किंग कल्चर भी देखते होंगे, सचिवालय में भी देखते होंगे आपका, तो उनका किस तरह से प्रेरणादायी रहा आपका? हाँ जी, पापा का तो मेन रोल था ही कि उनको देखा कि कैसे काम होता है, क्या होता है, तो उसमें ही मेरे को था कि मेरे को इस सिविल सर्विसेज में तो आना है। तो पापा का एक बहुत बड़ा रोल है, गाइडेंस में तो वो है ही, क्योंकि उन्होंने भी सेम एग्ज़ाम दिया हुआ है, और अगर जो नए कैंडिडेट्स हैं उनसे भी कई बार बातचीत करवाना, तो पापा मेरी काफ़ी मदद कर देते थे इस सेंस में। थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि कितने घंटे तैयारी करते थे आप, कितना घंटा किस चीज़ को देते थे, कितना घंटा किस चीज़ को देते थे? तैयारी जैसे हर स्टेज के लिए अलग थी, प्रीलिम्स के लिए थोड़ी अलग थी। अगर टाइम बताऊं तो 8 to 10 आवर्स तो यूजुअली रहता था, बट जैसे एग्ज़ाम पास में आते रहते हैं तो फिर आप देखते नहीं हो कि आपके कितने घंटे पढ़ रहे हो, जहाँ से भी टाइम निकाल सकते हो आप निकाल लेते हो। तो मेन तो वही था, 10 घंटे से तो ज़्यादा ही होता था एग्ज़ाम्स के पास में। हाँ जी। क्या क्या आपके विषय रहे और आपका प्लस पॉइंट किस में मानते हो आप, और थोड़ा सा वीक पॉइंट आप किस में मानते हो? हाँ जी, प्लस पॉइंट मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो मेडिकल साइंस ही रहा है अभी, और प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ मेरे को ठीक टाइम पे भगवान ने गाइडेंस दे दी कि मतलब ऑटोमेटिक हुआ, मैंने कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आती गई अपने आप गाइडेंस मेरे पास यूट्यूब से और हर जगह से। तो मैं उसको लक को एक थोड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ। और जो नेगेटिव पॉइंट है कि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख नहीं पाया, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा था, मेडिकल साथ में चल रहा था, कॉलेज साथ में, और तो मैं थोड़ा अपना नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ। पहले ये देखना होगा कि सिविल सेवा में 180वीं रैंक आने के बाद क्या कैडर मिलता है और क्या सर्विस इनको ज्वाइन करनी पड़ती है, उसके बाद ये सारा आगे का फ्रेमवर्क बनाएंगे। लेकिन जो शुरुआती इनकी जो सोच है वो इस रूप में आधारित रहेगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम में समदड़ी कस्बे के पूर्ण बुनकर का भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। इससे समदड़ी क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। परिवारजनों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर सिवाना के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान में कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाराम मेघवाल के बड़े बेटे हैं पूर्ण। पिता गोपाराम मेघवाल ने कहा कि बेटे पर गर्व है, उसने परिवार से इस जिले का नाम रोशन किया। तो अच्छा ये है कि राजनीति के साथ साथ में शिक्षा को भी महत्व देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दाढ़ेगा। आज मैं भी एक शिक्षित था, मेरे पिताजी ने मुझे भी पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, उसके बाद में मैं राजनीति में आ गया। तो राजनीति में रहते हुए भी मैंने मेरे बच्चों पे हमेशा शिक्षा पे ध्यान दिया, और विशेषकर बच्चे की माँ ने भी शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दिया, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।